चैप्टर 1 रिसरेक्शन। झोंग नुआनुआन एक अजीब सी चीख और जंग लगे लोहे के दरवाजे के खुलने बंद होने की आवाज से चौंक जाती है। अभी अभी कहीं धमाका हुआ है जिससे उसकी आंखें धुंधली हो गई है। वो पलकें झपकाती है और धीरे धीरे सब कुछ साफ होने लगता है। उसके सामने एक मोटी खुरदरी दीवार है जो मिट्टी और चूने से बनी है। उस दीवार पर बड़े बड़े लाल अक्षरों में एक नारा लिखा है, अपने गुनाहों का इकरार करो, विरोध बेकार है। तभी कमरे का धातु का दरवाजा बाहर से खुलता है। एक सख्त चेहरे वाली महिला पुलिस अधिकारी अंदर आती है। उसकी वर्दी पर लगे बिल्ले पर 2 शब्द चमक रहे हैं, न्याय। वो कहती है, झोंग नुआनुआन, तुम्हारे ऊपर लगे सारे आरोप वापस ले लिए गए हैं। अदालत ने तुम्हें निर्दोष घोषित किया है और हत्या के जुर्म से बरी कर दिया है। तुम अब जेल से जा सकती हो। तुम्हारा परिवार बाहर वेटिंग रूम में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। परिवार? झोंग नुआनुआन एकदम से चौंक जाती है। वो महिला जेल गार्ड को एक तरफ धकेलती है और वेटिंग रूम की तरफ दौड़ पड़ती है। उसे अपने पैरों में जूते पहनने तक का होश नहीं रहता। अगर हर कदम पर बर्फ जैसी ठंडी जमीन का एहसास उसे ये याद न दिलाता कि ये कोई सपना नहीं है, तो शायद झोंग नुआनुआन को विश्वास ही नहीं होता कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। झोंग नुआनुआन एक ही सांस में दौड़कर वेटिंग रूम पहुंचती है। ऊपर देखती है तो एक लंबा सा साया नजर आता है और उसका दिल कसकर मुट्ठी में भींच जाता है। वो बहुत लंबा था, बहुत ठंडा। उसमें एक ऐसे फौजी का दबदबा था जो लोगों को उसके करीब आने से रोकता था। देर शरद ऋतु की धूप शीशे की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। उसके तराशे हुए चेहरे पर चमक रही थी। उसकी तेज नाक की वजह से हल्का सा साया उसके नथुनों पर पड़ रहा था। इससे उसका बेदाग चेहरा और भी रहस्यमय और आकर्षक लग रहा था। उस पल वो खिड़की के सामने खड़े होकर फोन पर बात कर रहा था। उसने उसे दौड़ते हुए देखा और बस एक सरसरी नजर डाली। फिर तुरंत अपनी नजर खिड़की के बाहर कर ली और अपनी गंभीर बातचीत जारी रखी। उसने ऐसे बर्ताव किया जैसे उसे जेल से लेना बस एक मामूली सा काम हो। झोंग नुआनुआन के दिल को आखिरकार तब सुकून मिला जब उसने एक बार फिर इस आदमी को देखा जो देवदार के पेड़ जितना लंबा और देवताओं जितना महान था। उसके दिल में अचानक एक दर्द उठा जो उसकी आंखों में भर गया। अगर उसने खुद को पूरी तरह से काबू में न रखा होता तो उसके आंसू फिर से बह निकलते। तभी 2 आवाजें सुनाई देती है, नुआनुआन, तुम कैसी हो? तुम 1 महीने से जेल में हो। क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? कहीं चोट तो नहीं लगी? अपनी माँ को बताओ, मैं सब ठीक कर दूंगी। ये उसकी माँ जियांग शुवान की प्यारी और चिंतित आवाज थी। फिर एक भारी आवाज आती है, नुआनुआन मेरी बेटी है। झोंग कुईजुन की बेटी इतनी कमजोर नहीं हो सकती। नुआनुआन का स्वस्थ चेहरा तो देखो, एकदम गुलाबी। उसे एक नजर देखकर कोई भी बता सकता है कि वो कितनी ठीक है। हाँ हाँ हाँ, मेरी बच्ची, झो परिवार ने तुम्हारे खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया है। तुम्हें हत्या के आरोप से बरी कर दिया गया है। तुम्हारा बाप तुम्हें जेल से निकालने आया है। क्या तुम खुश हो? ये उसके पिता झोंग कुईजुन की गर्व भरी और खुशमिजाज आवाज थी। अचानक झोंग नुआनुआन की नजरों के सामने अंधेरा छा गया क्योंकि उसके पिता झोंग कुईजुन और माँ जियांग शुवान उसके सामने खड़े हो गए थे। एक ने उसका बायां हाथ पकड़ा और दूसरे ने दायां। वे उसकी खैरियत पूछते रहे। उनकी आंखों में चिंता साज झलक रही थी। कमरे के बीच में उसकी बड़ी बहन झोंग कियान, जिसका पिता तो वही था लेकिन माँ अलग थी, ची यांग से ज्यादा दूर नहीं खड़ी थी। उसका शरीर थोड़ा झुका हुआ था और जहाँ झोंग नुआनुआन खड़ी थी वहां से ऐसा लग रहा था जैसे वे दोनों कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। पिछली जिंदगी में जब ची यांग उसे लेने आया था तब भी उसे इस नज़ारे से थोड़ी घुटन महसूस हुई थी। अपने मंगेतर को फोन पर व्यस्त देखकर और उसके पास उसे देखने तक का समय न होने से उसे निराशा हुई थी। और इस बात से भी उसे अच्छा नहीं लगा था कि झोंग कियान उसके साथ अंतरंगता दिखा रही थी, यह जताते हुए कि वह ठीक उसके बगल में खड़ी है।
उसने घर लौटने और अपने माता पिता से मिलने के लिए इतना समय और इतनी बड़ी कीमत चुकाई थी। वह बस अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताना चाहती थी और अपने प्रियजनों की खुशी और वार्मथ का आनंद लेना चाहती थी। वह अपनी बड़ी सौतेली बहन के साथ ईर्ष्या की लड़ाई में पड़ने के लिए वापस नहीं आई थी। चैप्टर 2 टेंस्ड अप। पिछली जिंदगी में झोंग कियान का ची यांग पर हद जताना उसने देखा था और अपनी बहन के लिए प्यार और माँ की लगातार चिकनी चुपड़ी बातों में आकर झोंग नुआनुआन ने ची यांग से तलाक लेने की सोच ली थी। लेकिन अपनी बहन के आगे झुकते रहने और ची यांग को दुख पहुंचाने के उसके लगातार रवैये का नतीजा ये हुआ कि उसे अपने परिवार का प्यार और समझ मिलने की बजाय एक पागलपन की लहर मिली जिसने उसे बर्बाद कर दिया। उन्होंने न सिर्फ उसे बर्बाद किया बल्कि ची यांग को भी तबाह कर दिया। इसीलिए इस जिंदगी में उसका परिवार उसके लिए बस एक आते जाते बादल की तरह था। झोंग नुआनुआन की नजरें ची यांग पर टिकी रहीं। ची यांग की नजरें बार बार झोंग नुआनुआन के नंगे पैरों पर जा रही थी। उसकी बातचीत का लहजा उसी पल ठंडा पड़ गया। झोंग कियान एक चिंतित बड़ी बहन के अंदाज में जानबूझकर झोंग नुआनुआन की तरफ बढ़ी। उसने झोंग नुआनुआन की ची यांग पर पड़ रही नजर को रोक दिया और अचानक मुस्कुराते हुए कहा, नुआनुआन, जब से तुम्हें गिरफ्तार किया गया है मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान रही हूँ। मैंने तो तुम्हें जल्दी जेल से छुड़ाने के लिए कई बार बड़े भाई ची यांग को भी ढूंढा है। उसने ची यांग की तरफ एक नजर डाली जो अभी भी फोन पर बात कर रहा था। उसने ये सुनिश्चित कर लिया कि वो झोंग नुआनुआन पर ध्यान नहीं दे रहा है। फिर धीरे से कहा, तुमने पहले बड़े भाई ची यांग से जो बातें कही थीं वे बहुत दुख पहुंचाने वाली थी। उन्होंने तुम्हारे बारे में सब कुछ छोड़ देने का फैसला कर लिया था, लेकिन मेरी लगातार विनतियों को ठुकरा नहीं सके, इसीलिए आखिरकार वह तुम्हें जेल से बाहर निकालने के लिए राजी हो गए। झोंग कियान ने ध्यान नहीं दिया कि जैसे ही उसकी फुसफुसाहट खत्म हुई ची यांग ने हल्के से भौहें चढ़ा ली थीं। उसने झोंग कियान की बातें सुन ली थीं। अपनी फुसफुसाहट के बाद झोंग कियान ने अचानक जोर से कहा, बड़े भाई ची यांग बहुत अच्छे इंसान हैं। तुम्हें सच में उनका शुक्रिया अदा करना याद रखना चाहिए। उनके बिना झो जिनहुई की माँ मुकदमा वापस नहीं लेती और तुम इतनी जल्दी जेल से बाहर नहीं आ पाती। झो कियान का मतलब ये कहना था कि झो नुआनुआन का जेल से बाहर निकल पाना उसकी वजह से था। ची यांग ने उसकी इस मंगेतर की मदद करने की गुजारिश पर झो कियान का मान रखा था। झो कियान ये भी जताना चाहती थी कि उसकी 1 महीने की जेल की सजा के दौरान उसके और ची यांग के रिश्ते और भी गहरे हो गए थे। झोंग नुआनुआन तो अब बस नाम की ही उसकी मंगेतर थी। पुरानी झो नुआनुआन के लिए झो कियान की ये बातें उसे इतना गुस्सा दिला देती कि वह ची यांग से नाराज हो जाती। लेकिन अब झोंग नुआनुआन ने झोंग कियान को एक प्यारी सी मुस्कान दी। मुझे तो लगा था कि मुझे माँ और पिताजी ने छुड़ाया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये ची यांग होंगे। दीदी, तुम सही कह रही हो। ची यांग एक अच्छे आदमी है। मुझे सच में उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। झोंग नुआनुआन ने अपने हाथ झोंग कुईजुन और जियांग शुवान से छुड़ाए और झोंग कियान को, जो उसके सामने खड़ी थी, धक्का दिया। वह सीधी ची यांग की तरफ दौड़ी। वह फोन पर बात करने का नाटक करने में व्यस्त था, लेकिन हकीकत में ची यांग इस पूरे समय झोंग नुआनुआन पर पूरा ध्यान दे रहा था। अचानक उसे हल्का सा झटका लगा और एक मुलायम सी गेंद उसकी बाहों से टकरा गई। भले ही उसका चेहरा ठंडा और शालीनता से दूर, जैसे कि जो हुआ उससे बेपरवाह दिख रहा था, लेकिन उसका गोरा दाया हाथ जो फोन पकड़े हुए था और उसकी तनी हुई छाती जिससे टकराने पर झोंग नुआनुआन के कानों में दर्द हुआ था, उसकी इस वक्त की घबराई हुई भावनाओं को पूरी तरह से धोखा दे रहे थे। फोन के दूसरी तरफ से एक आवाज आई, बड़े बॉस, मुझे सच में नहीं पता कि मैं ये कैसे कहूँ। आपने अपनी प्यारी को 1 महीने से नहीं देखा है, तो क्यों ना आप उसके साथ बैठकर अच्छे से बात करें। मेरे साथ फोन पर बातचीत करते रहने से आपको क्या फायदा। क्यों न मैं अभी फोन काट दूं।
झोंग नुआनुआन को फोन के दूसरी तरफ से आवाज साफ सुनाई दे रही थी। झोंग नुआनुआन ने अपना चेहरा ची यांग की छाती में छुपा लिया। उसके होंठ मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। वह जाहिर तौर पर उसकी बहुत परवाह करता था। भले ही उसने पूरे 6 साल तक उसके साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया था, फिर भी जब भी वह मुसीबत में या खतरे में होती थी, वह सबसे पहले उसके सामने आता था। वह आसमान को उस पर गिरने से रोक देता था। मौत का सामना करते हुए भी उसने अपने शरीर को एक मानवीय ढाल की तरह इस्तेमाल किया, उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में सुरक्षित रखा। इस आदमी का उसके लिए प्यार गहरे समुद्र जैसा था। ये शांत और स्थिर दिख सकता था, लेकिन ये गहरा और विशाल था। भले ही उसने उसे पूरे 1 महीने तक नहीं देखा था, और जब वह आए तो बस उसे कुछ सरसरी नजरें डाली। यहाँ तक कि इस पूरे समय फोन पर बात करने का नाटक भी किया। वह अपने दिल की उस अजीब सी बेचैनी को छुपाना चाहता था। उसे डर था कि उसे उसकी मौजूदगी से नफरत होगी, इसलिए उसने उसके आसपास जितना हो सके उतना कम ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। उस पल झोंग नुआनुआन को उसके लिए थोड़ी उदासी महसूस हुई। चैप्टर 3 लील स्वीटी इज प्रेग्नेंट। फोन के दूसरी तरफ से जब ची यांग ने काफी देर तक जवाब नहीं दिया, तो एक बेमन की आवाज सुनाई दी। ठीक है, मैं बात करता रहूंगा। खांसी। खैर, बड़े बॉस, आपको पता है कि साली साहिबा किन ने जो आवारा बिल्ली गोद ली थी, वह अब गर्भवती है? ची यांग, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। झोंग नुआनुआन का सिर ची यांग की छाती पर था। उसके हाथों ने उसकी कमर को कसकर पकड़ रखा था। उसका दिल खुशी से भरा हुआ था जब उसने ये बात अपने दिल से कही। हेलो, बड़े बॉस, क्या आप अभी भी सुन रहे हैं? क्या आपको मेरी बात जारी रखने की जरूरत है? ची यांग, मेरा और झो जिनहुई के बीच कुछ नहीं चल रहा है। जब झोंग जिनहुई गिरकर मर गया था और तुमने मुझसे पूछा था कि हमारे बीच क्या रिश्ता है, तो मैंने तुमसे कहा था कि हम साथ हैं क्योंकि मैं तुमसे नाराज थी। मेरा ऐसा करना गलत था। मैं अब कभी तुम्हें दुख पहुंचाने वाली कोई बात नहीं कहूंगी। प्लीज मुझसे नाराज मत हो। ची यांग हमेशा उन विपरीत लिंग के लोगों से नाराज होता था जो उसके आसपास घूमते थे। ये उसका लगभग जुनूनी व्यवहार था जिसने उसे तर्क की सारी समझ खो दी थी। इसीलिए झोंग नुआनुआन ने सोचा कि उसके और झोंग जिनहुई के बीच, साथ ही उसके अन्य सभी पुरुष सहपाठियों के बीच एक रेखा खींचना जरूरी है। उसे ची यांग को ये स्पष्ट रूप से समझाने की जरूरत थी कि झोंग नुआनुआन का कोई और बॉयफ्रेंड नहीं है। वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा वह है। वह बस उसे चाहती है, सिर्फ उसे। ठीक है। झोंग नुआनुआन उसकी तुरंत प्रतिक्रिया से चौंक गई और उसने उसे घूरते हुए देखा। उसे यकीन नहीं था कि उसने उसे गलत सुना है। उसने उसके हल्के से खुले छोटे गुलाबी होठों को देखा। उसकी लोमड़ी जैसी आंखों में हल्की सी नमी थी जो बड़ी और चमकीली दिख रही थी। उसकी लंबी पलकें छोटे पंखों की तरह झपक रही थी जो बार बार उसके दिल पर धीरे धीरे ब्रश कर रही थी। इसने उसके दिल के तारों को छेड़ दिया। ची यांग की इच्छा हुई कि वह झुककर उस छोटी सी चीज को उसके मुंह पर जोर से चूमे ताकि उसके उत्सुक दिल को तसल्ली दे सके जिसने उसे पिछले महीने से याद किया था। हालांकि उसने अंततः उस इच्छा को दबा दिया। उसने पहले खुद को उस पर थोपा था और जबरदस्ती अपनी शादी की रिपोर्ट मिलिट्री बेस पर जमा कर दी थी। इसकी वजह से उसने उसके साथ गहरी दुश्मनी का बर्ताव किया था। उसे थोड़ा बेहतर बर्ताव करने के लिए राजी करने में इतना समय लगा था और वह अब फिर से उसकी पूंछ पर पैर रखने वाला नहीं था। ची यांग ने उसे अपनी बाहों में भरने की इच्छा को दबाते हुए कहा, झो जिनहुई को मिर्गी थी। जब उसका तुमसे झगड़ा हुआ तो उसकी मिर्गी का दौरा पड़ गया जिससे वो सीढ़ियों से गिर गया और उसके सिर के पीछे चोट लगी जिससे उसकी मौत हो गई। ऑटोप्सी रिपोर्ट ने तुम्हारी बेगुनाही साबित कर दी थी। यहाँ तक कि झो जिनहुई के परिवार ने भी उसकी बीमारी को स्वीकार कर लिया था। तुम निर्दोष हो और उसकी मौत का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। खुद को इसके लिए दोषी मत ठहराओ। ठीक है,
झोंग नुआनुआन ने सिर हिलाया। सच तो ये था कि झोंग कियानकियान ने उसे सीढ़ियों से धक्का दिया था जब उसे मिर्गी का दौरा पड़ा था। उसने झोंग कियानकियान को अपने पर सदमे में जाते हुए देखा था और सोचा था कि अगर वो इल्जाम अपने ऊपर ले ले और जेल चली जाए तो कम से कम झोंग नुआनुआन को परेशान नहीं किया जाएगा। भले ही वो जेल चली जाए, वो बाहर निकलने का रास्ता खोजने में सक्षम थी। इसीलिए उसने झोंग कियानकियान के लिए इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। उसका झो जिन्हुई की मौत से कभी कोई लेना देना नहीं था, वह बस खुद में कमी ढूंढ रही थी। चैप्टर 4 प्लीज डोंट फॉल्ट मॉमी। वेटिंग रूम ऐसा लग रहा था जैसे गुलाबी बुलबुलों से भरा हो। झोंग कियानकियान बिना किसी मुस्कान के देख रही थी। उसका चेहरा एक बदसूरत भाव में बिगड़ गया था। ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। क्या ये वही झोंग नुआनुआन थी जो घमंडी और अलग थलग रहती थी? वह ची यांग से इतनी नफरत करती थी और ची यांग ने उसे जो करने के लिए मजबूर किया था उससे वह बहुत गुस्सा थी। उसने झोंग कियानकियान से वादा किया था कि वह कभी भी ची यांग के साथ नहीं रहेगी। वह कैसे? झोंग कियानकियान ने देखा कि इस आदमी ने शुरू से ही उसे नजरअंदाज किया था, लेकिन झोंग नुआनुआन को देखते ही उसने उसके लिए अपना प्यार जताया। झोंग कियानकियान ने अपने हाथों को कसकर मुट्ठी में भींच लिया क्योंकि उसके नाखून अनजाने में उसकी हथेलियों में गहरे धंस गए थे। झोंग कियानकियान की आंखें ईर्ष्या की धधकती आग से जल रही थीं और वो तेजी से झोंग नुआनुआन की ओर बढ़ी। झोंग कियानकियान उस कुतिया को ची यांग से दूर खींच पाती उससे पहले ही जियांग शुवान उनके पास पहुंच गई। नुआनुआन, जरा अपनी तरफ तो देखो। तुम्हारे पिताजी और मैं और तुम्हारी बहन यहीं खड़े देख रहे हैं और तुम यहाँ ची यांग के साथ अंतरंगता दिखा रही हो। मेरी ये लड़की, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि यहाँ सिर्फ हमारा परिवार है। क्या तुम्हें डर नहीं लगेगा कि अगर हम सार्वजनिक जगह पर होते तो लोग तुम्हारे बारे में क्या बातें करते? झोंग नुआनुआन को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। माँ, ची यांग मेरे मंगेतर हैं और सेना से भी है। कौन हम पर गॉसिप करने की हिम्मत करेगा? झोंग नुआनुआन के शब्दों ने जैसे हालात बदल दिए क्योंकि उसने अभी अभी ची यांग की मंगेतर होने की बात कबूल की थी, जिससे ची यांग पूरी तरह से शांत हो गया। जियांग शुवान के आपत्ति जताने ही वाले थे कि ची यांग ने तुरंत अपनी सहमति जताई। कोई हमारे बारे में गॉसिप नहीं करेगा। मिलिट्री बेस ने शादी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। जैसे ही तुम 18 साल की हो जाओगी हम शादी कर सकते हैं। अगर मैंने किसी को भी कुछ बुरा कहते सुना तो मैं उसे मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा कर सकता हूँ। वे अपना जीवन उन ऊंची दीवारों के साथ बिता सकते हैं। ची यांग की बातें सुनकर जियांग शुवान को अपना मुंह बंद करना पड़ा। उसने बात बदलने की कोशिश की। ठीक है, मैं खुश हूँ अगर तुम दोनों अच्छे से रह सकते हो, लेकिन ये आखिरकार एक डिटेंशन सेंटर है। क्या तुम ऐसी घटिया जगह पर रहना चाहती हो? चलो चलते हैं। मैंने आंटी झाओ से तुम्हारे पसंदीदा बालों वाले केकड़े और क्रेपिश तैयार करवाए हैं। तुम्हारे कई पसंदीदा व्यंजन भी बने हैं। अपनी माँ और पिताजी को तुम्हें ठीक से घर पर स्वागत करने दो। ये कहते हुए जियांग शुवान ने झोंग नुआनुआन की बाहों को ची यांग की कमर से छुड़ाने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने झोंग नुआनुआन का हाथ अपने हाथ में लिया और झोंग कुईजुन और झोंग कियानकियान को साथ चलने के लिए बुलाया। 1 मिनट रुको। जियांग शुवान को ची यांग ने रोक दिया। इससे पहले कि उसे एहसास होता, झोंग नुआनुआन, जो उसके बगल में खड़ी थी, ची यांग की बाहों में उठा ली गई। झोंग कियानकियान ईर्ष्या और जलन से देख रही थी, जबकि ची यांग ने उसे मेज पर बिठा दिया। उसने झोंग नुआनुआन के सुंदर, गोरे पैरों को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने उसके बर्फ जैसे ठंडे पैरों को महसूस किया और अनजाने में भौहें चढ़ा ली। वह उससे थोड़ा नाराज था, लेकिन उसे ज्यादा दुख हो रहा था। तुमने जूते क्यों नहीं पहने? अभी नवंबर का महीना चल रहा है। तुम्हें ठंड नहीं लग रही? झोंग नुआनुआन, जब उसे एहसास हुआ कि उसका पुनर्जन्म हुआ है और वह ची यांग को फिर से देख सकती है, तो वो भावनाओं में इतनी बह गई थी कि वो उन्हें पहनना भूल गई थी। आंटी, नुआनुआन के जूते कहाँ हैं? जियांग शुवान चौंक गई। मुझे क्या पता उसके जूते कहाँ हैं?
वह उससे ये सवाल क्यों पूछ रहा था? ची यांग ने भौहें चढ़ाईं। मेरा मतलब है कि उसके बदलने के कपड़े और जूते कहाँ हैं जो आप उसके लिए लाई हैं? वह कैदी की वर्दी पहनकर नहीं जा सकती। सब एक दूसरे को घूरने लगे। जियांग शुवान खुद का बचाव न कर पाने के लिए शर्मिंदा दिख रही थी। क्या क्या कपड़ों की जरूरत है? मैं पहले कभी जेल नहीं गई और मुझे नहीं पता था कि इतना ध्यान देना पड़ता है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि नुआनुआन को जेल से रिहा कर दिया गया है और मैं बिना कुछ तैयारी किए तुरंत यहाँ भाग आई। नुआनुआन, तुम मुझे दोष नहीं दोगी, है ना? तुम क्या कर रही हो? तुम नुआनुआन के लिए एक कपड़ा भी नहीं लाई। तुम कैसी माँ हो? ची यांग भले ही नुआनुआन का मंगेतर हो, लेकिन उसकी आधिकारिक रैंक झोंग कुईजुन से बहुत ऊंची थी। जब उसने ची यांग के चेहरे के भाव बदलते देखे, तो उसने तुरंत अपनी पत्नी पर दहाड़ा। जियांग शुवान का चेहरा पीला पड़ गया। वह जानती थी कि उसने इसे ठीक से नहीं संभाला और उसे शांत करने के लिए झोंग नुआनुआन की ओर मुड़ी। नुआनुआन, क्यों न हम ये वर्दी ही पहने रहें? कार ठीक बाहर है और बस कुछ ही कदम दूर है। चलो घर पर बदल लेंगे, ठीक है? इससे पहले कि वो सहमत होती, उसने ची यांग को कहते सुना, थोड़ी देर मेरा इंतजार करो। चैप्टर 5 आई लाइक दिस। ची यांग बाहर गया और थोड़ी देर बाद लौट आया। उसके हाथों में कुछ बड़े बैग थे। उसने बैग झोंग नुआनुआन को दिया। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है, इसलिए मैंने बस कुछ चीजें चुन ली। उसे अपने अंदर एक गर्मजोशी महसूस हुई। पिछली जिंदगी में वह इतने अच्छे आदमी की कद्र करना क्यों नहीं सीख पाई? ची यांग ने बैग झोंग नुआनुआन के सामने रख दिए, लेकिन उसने अपना सिर नीचे रखा और बैग लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। तो क्या यह सब झोंग कियान को नीचा दिखाने का नाटक था, जब उसने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया था? वो अब भी उससे नफरत करती थी। उसने उसके कोई भी उपहार स्वीकार करने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि कपड़ों का एक सेट भी नहीं। इस विचार से ची यांग का पहले का खुशमिजाज मूड खराब हो गया। तुम्हारे लिए कैदी की वर्दी पहनकर जाना अशुभ होगा। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है, तो बस इसे बर्दाश्त कर लो। घर पहुंचकर तुम इसे फेंक सकती हो। झोंग नुआनुआन उसके शब्द सुनते ही तुरंत मेज से कूद पड़ी और फिर से ची यांग को कसकर गले लगा लिया। धड़ाम। भले ही ये दूसरी बार था जब उसे गले लगाया गया था, ची यांग को अब भी ये अवास्तविक लग रहा था। वह भावनाओं में इतना बह गया कि उसने क्षण भर के लिए अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया। उसकी बाहें कमजोर पड़ गई और उसने सारे बड़े बैग जमीन पर गिरा दिए। मुझे ये पसंद है। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी खरीदा है, मुझे सब पसंद है। झोंग नुआनुआन ने ची यांग को कसकर गले लगाया। जब उसने उसकी आवाज सुनी तो वह ची यांग के मूड को उदास महसूस कर सकती थी। उसे लगा होगा कि उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और वह उसके खरीदे हुए कपड़े पहनना नहीं चाहती। उसका ची यांग कितना बेहतरीन आदमी था। वह ऐसा व्यक्ति था जो महिलाओं की नजरों को आकर्षित करता था और हमेशा ध्यान का केंद्र होता था। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास एक सम्राट का महान आभा मंडल था। फिर भी जब उसकी बात आती थी तो वो हमेशा इतनी सावधानी से व्यवहार करता था, यहाँ तक कि उससे बात करते समय भी कोमल स्वर में बोलता था। झोंग नुआनुआन को एहसास हुआ कि पिछली जिंदगी में वह कितनी बेवकूफ थी। उसने खुद को उस पर इसलिए थोपा था क्योंकि किसी ने उसे नशीला पदार्थ दे दिया था। ये जरूर झोंग कियान की शैतानी योजनाओं का हिस्सा रहा होगा। झोंग नुआनुआन ची यांग पर सारा दोष कैसे डाल सकती थी? जब उसने अपनी कमर पर कसकर बंधा हुआ आलिंगन महसूस किया, तो ची यांग का खाली दिल एक बार फिर मीठी खुशी से भर गया। मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया। उसकी आवाज भावनाओं से थोड़ी भारी हो गई थी। मैं कपड़े बदल लेती हूँ। मेरा इंतजार करो। ठीक है। झोंग नुआनुआन ने ची यांग को एक बड़ी मुस्कान दी और बैग उठाने के लिए झुकी। वह कपड़े बदलने के लिए आगे बढ़ी। झोंग कियान ने उनके पीछे खड़े होकर सब कुछ देखा। उसकी सुंदर आंखों में लगभग खून उतर आया था। ये आदमी उसका था, झोंग कियान का।
झोंग कियान को गुस्से में फूटते हुए देखकर जियांग शुवान ने जल्दी से कहा, ची यांग, नुआनुआन ने डिटेंशन सेंटर पर पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तुम्हें पहले वापस चले जाना चाहिए क्योंकि तुम व्यस्त हो। हाँ, ची यांग, अगर तुम व्यस्त हो तो तुम पहले जा सकते हो। हम यहाँ नुआनुआन का ख्याल रखेंगे। झोंग कुईजुन ने भी अपनी राय दी। वो चिंतित थे कि अगर झोंग कियान और ज्यादा उत्तेजित हो गई तो वह क्या करेगी। झोंग कुईजुन भी नुआनुआन के बारे में सोचकर निराश थे। ची यांग ने स्पष्ट रूप से कहा, मैं अभी ज्यादा व्यस्त नहीं हूँ। इसके अलावा मेरे लिए अभी नुआनुआन से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। चैप्टर 6, उसे छूना मत। झोंग नुआनुआन ची यांग के दिए हुए कपड़े एक एक करके पहन रही है। और पता है, सब कपड़े उसे एकदम फिट आ रहे हैं। अब नुआनुआन सोच रही है कि ये आदमी तो उससे बस एक बार मिला है, फिर भी उसने उसके नाप का इतना सही अंदाजा कैसे लगा लिया। ये तो कमाल है। कपड़े बदलकर जैसे ही वो जाने वाली होती है, उसे दिखते हैं 2 आदमी। वो जल्दी जल्दी एक स्ट्रेचर को अस्पताल के अंदर ले जा रहे हैं। स्ट्रेचर पर एक लड़का लेटा है जिसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया है जैसे कागज हो, और वो दर्द से बुरी तरह चिल्ला रहा है। नुआनुआन इस लड़के को पहचानती है। ये लड़का आगे चलकर कैमिनो का और पूरे ग्लोरी प्लैनेट का सबसे बड़ा गुंडा बनने वाला है। इसका नाम है जू फेयांग, जिसे बाद में सब लोग मास्टर जू के नाम से जानेंगे। पिछली बार जू फेयांग की कमर में चोट लग गई थी और जेल में उसे उसी जगह पर बहुत दर्द हो रहा है। जब तक वो जेल से बाहर निकल पाएगा तब तक तो शायद, भले ही उसके पास ग्लोरी प्लैनेट के सबसे अच्छे डॉक्टर हों, वो जिंदगी भर के लिए पैरालाइज हो जाएगा। उसकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से की नसें पूरी तरह से खराब हो चुकी होंगी। लेकिन अभी उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि उसे लकवा मार गया है। झोंग नुआनुआन वैसे तो ऐसे झगड़ों में नहीं पड़ती, लेकिन उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई जब उसे किसी ने मदद नहीं की थी। जैसे ही उसने जू फेयांग को देखा, उसे तुरंत समझ आ गया कि उसे एक ऐसे दोस्त की जरूरत है जो शायद आगे चलकर उसकी मदद कर सके। वो तुरंत पूछती है, क्या हो रहा है? तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है? जू फेयांग का स्ट्रेचर पकड़े हुए दोनों आदमी जेल के डॉक्टर के बेपरवाह सवालों से इतने घबरा गए थे कि बस रोने ही वाले थे। एक आदमी बोला, डॉक्टर, हमारे बड़े साहब को अभी। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाता, उसने देखा कि जेल का डॉक्टर उसे गुस्से से देख रहा है। वो तुरंत अपनी बात बदलता है, अरे मतलब, जू फेयांग को अभी सजा मिल रही थी। उसकी कमर के पीछे जो पुरानी चोट है वो अभी तक ठीक नहीं हुई है और उसे 5 घंटे तक एक जगह पर बैठकर पछतावा करना पड़ा। अब वो दर्द बिल्कुल जा ही नहीं रहा है। जल्दी से देखिए तो क्या हुआ है। जेल का डॉक्टर जू फेयांग के पास जाता है और आराम से कहता है, तुम लेटे हुए हो तो मैं कैसे देख पाऊंगा? मेरे लिए पलट जाओ। जू फेयांग को अब तक बहुत पसीना आ रहा था। उसके पैर मुड़े हुए थे और वो उन्हें बिल्कुल भी हिलाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जैसे ही उसने डॉक्टर के ऑर्डर सुने, वो अपने पैरों को स्ट्रेचर पर सीधा करना चाहा, लेकिन कहीं अंदर खिंचाव हुआ और उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। दर्द के मारे उसका चेहरा हरा पड़ गया। जेल के डॉक्टर ने देखा कि जू फेयांग को खुद से पलटने में दिक्कत हो रही है, तो उसने ऑर्डर दिया, तुम दोनों इसे पलटने में मदद करो। ठीक है, ठीक है। जू फेयांग के दोनों साथियों ने उसकी मदद की। एक साथी बोला, डॉक्टर, हमारे बड़े साहब, मतलब जू फेयांग को इतना दर्द क्यों हो रहा है? ये नॉर्मल नहीं लग रहा। डॉक्टर ने जवाब दिया, इसमें क्या अजीब है? ये तो खून का दौरा ठीक से नहीं होने की वजह से हो रहा है। मैं इसे 2 दर्द की गोलियां लिख देता हूँ। जाओ और इसकी कमर पर जो खून के थक्के और छोटे छोटे दाने हैं, उन्हें हटाने के लिए रोज मालिश करो। एक बार जब खून दौड़ने लगेगा और सब ठीक हो जाएगा, तो इसका दर्द अपने आप चला जाएगा। दोनों आदमियों की घबराई हुई शक्लें गायब हो गईं। जब उन्हें पता चला कि जू फेयांग ठीक हो जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, तो उन्हें थोड़ी शांति मिली। एक आदमी बोला, ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। जब तक बड़े
मतलब जू फेयांग को इतना ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है। वो जेल से बाहर निकलने के बाद आपको जरूर अच्छे से थैंक यू बोलेंगे। जेल का डॉक्टर इन दोनों की मीठी मीठी बातों से खुश हो गया। वो बोला, मैं तुम्हें सिखा देता हूँ कि इसकी मालिश कैसे करनी है। वापस जाकर बस उसी तरीके से करना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू डॉक्टर। दोनों साथियों ने जल्दी जल्दी सिर हिलाया। वो मसाज की तकनीक सीखने के लिए अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके तैयार हो गए। डॉक्टर जू फेयांग की कमर पर हाथ रखने ही वाला था कि तभी झोंग नुआनुआन भाग कर आई। वो चिल्लाई, 1 मिनट रुको, इसे मत छुओ। झोंग नुआनुआन के अचानक आ जाने से जेल के डॉक्टर का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। वो बोला, झोंग नुआनुआन, तुम अस्पताल में क्या कर रही हो? क्या तुम्हारे जेल के अफसर को पता है कि तुम अस्पताल में जबरदस्ती घुस रही हो? नुआनुआन ने जवाब दिया, डॉक्टर ली, आज मुझे जेल से रिहा किया जा रहा है। डॉक्टर ली ने सीरियसली कहा, अगर तुम अब जेल में नहीं हो तो ये और भी बड़ा कारण है कि तुम्हें डिटेंशन सेंटर के अस्पताल में जबरदस्ती नहीं घुसना चाहिए। नुआनुआन बोली, मुझे इसके लिए बहुत अफसोस है डॉक्टर ली। मैंने जानबूझकर अस्पताल में जबरदस्ती नहीं घुसी, लेकिन इनकी हालत बहुत खराब लग रही है। अगर इनकी मालिश की गई तो ये हमेशा के लिए पैरालाइज हो सकते हैं। क्या? डॉक्टर ली चौंक गया और जल्दी से अपने हाथ पीछे खींच लिए। लेकिन फिर उसने थोड़ा सोचा और झोंग नुआनुआन से बोला, अगर मुझे ठीक से याद है तो तुम इस साल सिर्फ 17 साल की हो, है ना? एक 17 साल की लड़की को क्या मेडिकल नॉलेज हो सकता है? अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो तुम्हें ये कहने का क्या हक है कि अगर मैं इस फिजियोथेरेपी में इसकी मदद करूं तो ये हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाएगा? नुआनुआन ने कॉन्फिडेंटली कहा, इनकी टेलबोन अपनी जगह से हट गई है और इन्हें तुरंत सर्जरी की जरूरत है। क्या? डॉक्टर ली समेत तीनों लोग चौंककर चिल्लाए। जू फेयांग, जो स्ट्रेचर पर पेट के बल लेटा हुआ था, ने जू नुआनुआन को बड़ी गहराई से देखा, जैसे कुछ सोच रहा हो। चैप्टर 7, हड्डी की पूंछ। डॉक्टर ली एकदम गुस्से में आकर बोला, झोंग नुआनुआन, तुम ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकती। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम कह दोगी कि उसकी टेलबोन खिसक गई है तो हम उसे मेडिकल पैरोल पर बाहर इलाज कराने के लिए भेज देंगे? डॉक्टर ली को तो ये सब एक बहुत बड़ा नाटक लग रहा था। उसे लग रहा था कि झोंग नुआनुआन को जू फेयांग और उसके साथियों ने मिलकर हायर किया होगा। अगर उसे मेडिकल पैरोल मिल गया तो बाहर उसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो उसे आराम से छुड़ा लेंगे। फिर उसे वापस अंदर लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नुआनुआन ने शांत होकर कहा, वो सिर्फ एक संदिग्ध है, क्रिमिनल नहीं। और अगर उसने कोई क्राइम किया भी है तो भी उसे मेडिकल पैरोल मांगने का हक है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप उसे हॉस्पिटल ले जाकर चेक करवा सकते हैं कि उसकी टेलबोन खिसकी है कि नहीं। बस एक सीटी स्कैन की जरूरत है और आपको तुरंत उसकी हालत पता चल जाएगी। डॉक्टर ली झोंग नुआनुआन की बातों पर हंसने लगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जब चाहो मेडिकल पैरोल के लिए अप्लाई कर सकती हो? अगर कैदियों को इतनी आज़ादी होती तो इस जगह को डिटेंशन सेंटर कौन कहता? नुआनुआन ने जोर देकर कहा, लेकिन उसकी कमर में जहाँ चोट लगी है उसका तुरंत ऑपरेशन होना जरूरी है। थोड़ी भी देर हुई तो उसे लकवा मार जाएगा। अगर डिटेंशन सेंटर में उसे लकवा मार गया तो आप लोग बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। उसी पल जू फेयांग के दोनों साथियों के चेहरे एकदम ठंडे पड़ गए। उनका बड़ा बॉस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी था, बहुत समझदार और होशियार। अगर जियांग डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से डिटेंशन सेंटर की वजह से उसे लकवा मार गया तो उनके सारे गुंडे भाई जरूर हंगामा करेंगे। जेल का डॉक्टर होने के नाते डॉक्टर ली को जू फेयांग के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बहुत पता था। झोंग नुआनुआन की बातें सुनकर उसका चेहरा गंभीर हो गया। अगर उसकी टेलबोन सच में खिसक गई है तो उसका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन उसे मेडिकल पैरोल के लिए अप्लाई करने के लिए सही तरीका फॉलो करना होगा। नॉर्मल कैदियों को भी परमिशन मिलने में कम से कम 2 दिन लग जाते हैं, और ये तो नॉर्मल कैदी भी नहीं है। उसे कम से कम 5 से 7 दिन इंतजार किए बिना मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा। जू फेयांग के साथियों में से एक गुस्से से लाल हो गया
और तुरंत धमकी देने लगा, तो हम क्या करें? अगर इस डिटेंशन सेंटर में हमारे बड़े बॉस को कुछ हो गया तो तुम सब लोगों की यहाँ खैर नहीं। डॉक्टर ली भी दबने वाला नहीं था। उसने तुरंत पलटकर जवाब दिया, चुप करो अपनी बकवास। ये डिटेंशन सेंटर है, तुम्हें ढंग से बर्ताव करना चाहिए, भले ही तुम कितने बड़े गुंडे क्यों न हो। मुझे धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसकी रिपोर्ट नहीं करूंगा? अगर उसे सच में लकवा मार गया तो तुम बस अपनी किस्मत को दोष दे सकते हो। डॉक्टर ली के अचानक चिल्लाने से दोनों साथी एकदम से चुप हो गए। उनकी आंखें लाल हो गईं। एक साथी ने बहुत ही खतरनाक फैसला लिया, अगर और कोई रास्ता नहीं बचा तो मैं बाहर किसी से कांटेक्ट करके जेल तोड़वा दूंगा। हम इस जेल को उड़ा देंगे और बड़े बॉस तब बाहर निकल जाएंगे। अगर वो भागने में फेल भी हो गए तो इससे बड़े अफसरों का ध्यान जरूर जाएगा और वो बड़े बॉस का ऑपरेशन करवाने के लिए मान जाएंगे। डॉक्टर ली इस गुंडों की हरकत देखकर गुस्से से पागल हो गया। तुम लोग तो सच में। जब नुआनुआन ने देखा कि दोनों साथी घबराहट से लगभग रो रहे हैं तो उसने पूछा, डॉक्टर ली, क्या आपके पास यहाँ चांदी की सुइयां है? डॉक्टर ली थोड़ा हैरान होकर बोला, चांदी की सुइयां? हाँ, है। तुम्हें चांदी की सुइयों से क्या काम है? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि एक्यूपंक्चर की मदद से उसकी खिसकी हुई टेलबोन को वापस जोड़ा जा सकता है? नुआनुआन ने समझाया, मैं एक खास तकनीक इस्तेमाल करके उसकी टेलबोन को वापस सही जगह पर ला सकती हूँ और चांदी की सुइयों से उसके इक्विपमेंट को सिक्योर कर दूंगी ताकि उसकी टेलबोन फिर से न खिसके। आपको बस यहाँ एक डॉक्टर को बुलाने का इंतजाम करना होगा जो उसका ऑपरेशन कर सके। डॉक्टर ली ने थोड़ा सोचा, ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी अपने सीनियर से कांटेक्ट करके उन्हें एक स्पेशलिस्ट भेजने के लिए कहूंगा ताकि उसका ऑपरेशन हो सके। नुआनुआन बोली, ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर चांदी की सुइयां मंगवाइए और उन्हें स्टेरलाइज करवाइए। डॉक्टर ली ने झोंग नुआनुआन की तरफ देखा और अचानक एक सवाल पूछ बैठा, क्या तुम्हें सच में पता है कि तुम उसे वापस सही जगह पर कैसे करोगी? झोंग नुआनुआन, ये टेलबोन है। अगर तुमने इसे गलत तरीके से हैंडल किया तो उसे लकवा मार जाएगा। चैप्टर 8 डेथ ऑफ लाइफ। डॉक्टर ली गुस्से से बोला, इसे देखो तो, अभी ये जैसा है और लकवा मारने के बाद कैसा होगा, उसमें क्या फर्क है? अगर तुम इसे अगले 4 से 5 दिन ऐसे ही छोड़ दोगे और बस दर्द की गोलियां देते रहोगे तो जब तक सर्जन आएगा तब तक घाव के आसपास की नसें खराब हो जाएंगी। उस हालत में भी इसे लकवा मार ही जाएगा। तभी जो लड़का स्ट्रेचर पर लेटा था, जू फेयांग, उसने पहली बार कुछ कहा। उसकी आवाज में कृतज्ञता थी, थैंक यू मिस झोंग, मेरी टेलबोन को सही जगह पर लाने में मदद करने के लिए। अगर मुझे लकवा मार भी गया तो भी मिस झोंग मेरी मददगार रहेंगी। मैं कभी भी मिस झोंग पर इल्जाम नहीं लगाऊंगा। जू फेयांग जो इतनी देर से चुप था, आखिरकार उसने फैसला कर लिया। डॉक्टर ली के पास अब कहने को कुछ नहीं बचा था, इसलिए उसने जल्दी से एक्यूपंक्चर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चांदी की सुइयों को स्टेरलाइज किया। जू फेयांग के दोनों साथियों ने जू नुआनुआन के इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए और उसकी पीठ से कपड़े काट दिए। डॉक्टर ली को लगा था कि वो टेलबोन का खिसका हुआ हिस्सा पहचान लेगा, लेकिन कहीं भी डिस्प्लेसमेंट का कोई निशान नहीं था। जू फेयांग की पीठ एकदम सीधी थी, जैसे कोई रॉड हो। डॉक्टर ली ने अपनी शंका जाहिर की, तुमने इसे कैसे पहचान लिया? झोंग नुआनुआन ने धीरे से अपनी उंगलियों से जू फेयांग की पीठ को छुआ और जवाब दिया, क्या आपको नहीं दिख रहा कि टेलबोन यहाँ खिसक गई है? डॉक्टर ली हैरान होकर बोला, क्या? वहां तो कुछ भी नहीं है। ये कैसे खिसक गई? डॉक्टर ली और जू फेयांग के साथी झोंग नुआनुआन की बातों में खो गए और बड़ी ध्यान से उस जगह को देख रहे थे जहां जू फेयांग की टेलबोन थी। वहीं जू फेयांग बिना पैंट पहने हुए लोगों के इस ग्रुप को अपनी बट को इतनी ध्यान से घूरते देखकर शर्मिंदा हो रहा था। उसे और भी अजीब लगा जब झोंग नुआनुआन की थोड़ी ठंडी उंगलियां उसकी छाती की रीढ़ और कमर की हड्डी से होते हुए उसकी टेलबोन तक गई। जू फेयांग को अपने पूरे शरीर में बिजली की एक लहर सी महसूस हुई,
जो उसे अंदर तक झकझोर गई, इससे पहले कि वो अपना मन बदल पाता। कड़क। आह! जू फेयांग इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसकी कमर के आसपास ऐसा तेज दर्द हुआ कि वो दर्द से चीख पड़े बिना नहीं रह सका। डॉक्टर ली और उसके साथी भी चौंक गए जब उन्होंने उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज सुनी। उस आवाज से उनके सिर में झनझनाहट हो गई। झोंग नुआनुआन ने देखा कि जू फेयांग का चेहरा पीला पड़ गया है। उसने जल्दी से पूछा, कैसा महसूस कर रहे हो? क्या अब थोड़ा बेहतर लग रहा है? जू फेयांग के सिर में खून दौड़ गया। उसका पहले से ही बेचैन मूड तुरंत गालियों और अपशब्दों के बवंडर में बदल गया। उस भयानक दर्द से उसका पूरा शरीर फटने वाला था। इसलिए जब उसने झोंग नुआनुआन का सवाल सुना तो उसे खुद को कंसंट्रेट करने और उसे जवाब देने के लिए मजबूर करना पड़ा। जैसे ही उसने थोड़ी सी हरकत की, अरे, अब तो कोई दर्द नहीं हो रहा था। झोंग नुआनुआन ने तुरंत जू फेयांग को अपनी कमर हिलाने की कोशिश करने से रोक दिया। हिलो मत, मैंने चांदी की सुइयों से तुम्हारी टेलबोन को अभी सिक्योर कर दिया है। सर्जन के ऑपरेशन करने से पहले उन्हें मत छूना। तुम्हें कोई भी जोरदार काम भी नहीं करना चाहिए, समझे? जू फेयांग ने बड़ी कृतज्ञता से झोंग नुआनुआन की ओर देखा और कहा, समझ गया। थैंक यू, मिस झोंग। वो आभार से भरा हुआ था। उसके एक साथी ने सीरियसली पूछा, अगर बड़े साहब को पॉटी करनी हो तो? झोंग नुआनुआन के होंठ फड़फड़ाए। ये कैसा सवाल था? दूसरे साथी ने भी उतने ही सीरियस अंदाज में जवाब दिया, हम बड़े साहब के लिए एक थूकदानी तैयार कर सकते हैं। अगर उन्हें पॉटी करनी हो तो वो बस अपने पैर फैला सकते हैं। जू फेयांग इन सवालों से शर्मिंदा हो गया और चिल्लाया, चुप रहो। झोंग नुआनुआन ने डॉक्टर ली से चांदी की सुइयां ली, जो उसे प्रशंसा से देख रहा था। उसने हर चांदी की सुई को जू फेयांग की कमर की हड्डी के अलग अलग नर्व एरिया में इस्तेमाल किया। ठीक है, हो गया। आज मुझे जेल से रिहा किया जा रहा है और मेरा परिवार बाहर मेरा इंतजार कर रहा है। मैं अब चलती हूँ। जू फेयांग बोला, मिस झोंग, आपने आज मेरे लिए जो कुछ भी किया है, मैं उसे हमेशा याद रखूंगा। अगर आपको भविष्य में कभी भी किसी मदद की जरूरत हो तो मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। झोंग नुआनुआन मुस्कुराई, आप बहुत दयालु हैं। जिंदगी एक लंबा रास्ता है, तो मैं आपसे कैमिनो की सड़कों पर फिर मिलूंगी। जू फेयांग ने झोंग नुआनुआन को आखिरी बार देखा और कहा, हम फिर मिलेंगे। चैप्टर 9, नॉट एन आउटसाइडर। जैसे ही झोंग नुआनुआन सबके सामने आई, सब उसे अवाक होकर देखते रह गए। वो इतनी प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। खासकर चियांग तो उसे देखकर बिल्कुल खो ही गया था। उसकी भौहें एकदम परफेक्ट शेप में थी और उसकी पलकें बड़ी नाजुकी से झपक रही थी, उसकी साफ और चमकीली आंखों को आधा ढके हुए। तभी जियांग शुवान बोली, तुम्हें कपड़े बदलने में इतनी देर क्यों लगी? तुम्हारे पापा और मैंने तो कब का कागज का काम निपटा लिया और काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जियांग शुवान ने देखा कि ची यांग की नजरें नुआनुआन पर टिकी हुई हैं, तो उसे कुछ कहना पड़ा। नुआनुआन ने जवाब दिया, कपड़े बदलने के बाद मैं एक जान पहचान वाले से मिली थी। उन्हें पता था कि मैं जा रही हूँ, तो हमने थोड़ी देर बात की। जियांग शुवान ने पूछा, तुम्हारी बात हो गई उनसे? चलो घर चलते हैं अगर हो गया हो तो। जियांग शुवान ने झोंग नुआनुआन के हाथ पकड़े और उसके हाथों से बैग ले लिए। जो भी ये नज़ारा देखता, उसे लगता कि माँ और बेटी के बीच कितना गहरा रिश्ता है। ठीक है। झोंग नुआनुआन, जिसकी ची यांग से दोबारा मिलकर इच्छा पूरी हो गई थी, बहुत खुश थी। उसने जियांग शुवान को एक प्यारी और खुशमिजाज मुस्कान दी। फिर वो पांचों डिटेंशन सेंटर के कार पार्किंग की तरफ चले। जियांग शुवान ने कहा, नुआनुआन, चलो गाड़ी में बैठो। जियांग शुवान एक मैसराटी चलाती थी और ची यांग ने उसे झोंग नुआनुआन के लिए कार का दरवाजा खोलते हुए देखा। इसलिए ची यांग को सीधे अपनी मिलिट्री गाड़ी, एक लैंड रोवर, की तरफ जाना पड़ा जो उनके बगल में पार्क थी। झोंग कियान तुरंत मौके का फायदा उठाते हुए बोली, नुआनुआन के पास बहुत सारा सामान है। हम दोनों के लिए पीछे की सीट पर एक साथ बैठना बहुत मुश्किल होगा।
मैं तो बड़े भाई ची यांग की गाड़ी में ही बैठ जाऊंगी। और वो लैंड रोवर की तरफ चल पड़ी। ची यांग ने झोंग कियान को अपनी गाड़ी में बैठने की कोशिश करते हुए देखा और नाखुशी से भौहें चढ़ाई। लेकिन झोंग कियान ने जैसे ध्यान ही नहीं दिया और दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। बदकिस्मती से उसके लिए अगले ही पल उसने महसूस किया कि दरवाज़ा उसके पतले और गोरे हाथ से कहीं ज्यादा पतले और गोरे हाथ से ब्लॉक कर दिया गया है। झोंग नुआनुआन ने कहा, दीदी, अगर आपको लगता है कि मम्मी और पापा की गाड़ी में भीड़ होगी तो मैं ची यांग की गाड़ी में बैठ जाऊंगी। झोंग कियान ने नकली मुस्कान दिखाते हुए उसे समझाने की कोशिश की। गाड़ी की पिछली सीट तो तुम्हारे सामान से भरी हुई है, तो मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। हम बहनें हैं, इतना हिसाब किताब रखने की क्या जरूरत है? तुम मम्मी और पापा की गाड़ी ले लो। मैं तो लैंड रोवर में एक सीट से भी खुश रहूंगी। ये कहते हुए जब झोंग नुआनुआन का ध्यान भटका हुआ था, उसने पूरी ताकत से कार का दरवाज़ा खींच लिया। फिर भी झोंग नुआनुआन इसके लिए तैयार थी। झोंग कियान ने कितनी भी कोशिश की, कार का दरवाज़ा बंद ही रहा। झोंग नुआनुआन ने ची यांग से कहा, ची यांग, क्यों न तुम मेरा सारा सामान अपनी गाड़ी में रख लो, वरना मेरी बहन के बैठने की जगह नहीं बचेगी। ठीक है। ची यांग हमेशा झोंग नुआनुआन की हर बात मान लेता था, इसलिए उसने तुरंत उसका सारा सामान अपनी गाड़ी में रख लिया। झोंग नुआनुआन ने झोंग कियान को देखकर मुस्कुराया। दीदी, अब पीछे की सीट पर बहुत जगह है। झोंग कियान के चेहरे की मांसपेशियां उसकी जबरदस्त जलन के कारण अनैच्छिक रूप से फड़कने लगीं। उसे बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन वो अभी भी झोंग नुआनुआन को ची यांग की गाड़ी में उसके साथ अकेले बैठने नहीं देने वाली थी। झोंग कियान ने बेशर्म बनने का फैसला किया और मुस्कुराते हुए आगे का दरवाज़ा छोड़ दिया और जल्दी से लैंड रोवर की पिछली सीट का दरवाज़ा खोलने के लिए मुड़ी। चूंकि नुआनुआन बड़े भाई ची यांग की गाड़ी लेगी, तो मैं भी उनकी गाड़ी में बैठना चाहती हूँ। चलो पीछे की सीट पर एक साथ बैठते हैं। ये कहते ही वो अंदर बैठने के लिए तैयार हो गई। झोंग नुआनुआन को झोंग कियान की बेशर्मी की असली हद अच्छी तरह से पता थी। वो झोंग कियान की हर छोटी चाल को पकड़ने और उसे तुरंत रोकने में माहिर थी। धत तेरी, ये तो देखने लायक मुकाबला था कि कौन ज्यादा तेज है। लेकिन तभी लैंड रोवर के कार के दरवाजे ने बीप किया और हेडलाइटें चमकी। दरवाज़ा लॉक हो गया था। झोंग कियान ने ची यांग के हाथों में कार की चाबियां देखीं। ची यांग ने सख्त चेहरे के साथ उसे सीधे मना कर दिया, मुझे अपनी गाड़ी में बाहरी लोग पसंद नहीं हैं। झोंग कियान हैरान होकर बोली, लेकिन क्या नुआनुआन एक? ची यांग ने तुरंत जवाब दिया, वो मेरी मंगेतर है, कोई बाहरी नहीं। चैप्टर 10 एक्सप्लेनिंग क्लियरली। झोंग कियान गुस्से से पैर पटकती हुई, उसका चेहरा एकदम लाल हो गया। लेकिन मैं तो नुआनुआन की सगी बहन हूँ। क्या इसका मतलब है कि मैं बाहरी हूँ? अगर नुआनुआन अचानक से ना आ जाती तो हम दोनों साथ होते। झोंग कियान को आखिरकार समझ आ गया कि झोंग नुआनुआन उसके खिलाफ जाने की कोशिश कर रही है। उसने अपना वादा तोड़ दिया और दोनों बहनों के बीच के रिश्ते को धोखा दिया। अब उसने झोंग नुआनुआन पर अपनी उम्मीदें टिकाना छोड़ दिया था। अगर उसने ची यांग के लिए लड़ने का मौका नहीं लिया, तो ये बेहद शानदार आदमी जल्द ही उसकी पहुंच से पूरी तरह से बाहर हो जाएगा। ची यांग ने सख्त लहजे में कहा, झोंग कियान, शायद तुम्हें पहले से गलतफहमी हो गई है। चूंकि तुम्हारे माता पिता यहाँ मौजूद हैं, मुझे लगता है कि सब कुछ साफ साफ बता देना ही बेहतर है। प्लीज अपने पिता के शुरुआती इरादों को इसे जारी रखने की वजह के तौर पर इस्तेमाल करना बंद करो। उनके इरादे मेरे नहीं हैं। मैं सिर्फ उनके हमें मिलवाने की शुरुआती कोशिश की वजह से तुम्हारे साथ खुद को नहीं जोड़ सकता। जब तुमने मेरी दवा के साथ जो पानी पिया था उसमें नशीला पदार्थ मिलाया था, तो मैंने तुम्हें नुआनुआन और तुम्हारे पिता की वजह से माफ कर दिया था। कहने का मतलब है कि तुम्हारी हदें हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम इतनी समझदार हो कि समझ जाओगी कि अगर तुमने लाइन पार की तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, भले ही तुम एक औरत हो।
ची यांग का चेहरा गंभीर था, उसकी आवाज ठंडी, तेज चाकू की तरह लग रही थी। ची यांग की बर्फीली चेतावनी से झोंग कियान का चेहरा पीला पड़ गया। इसके बाद ची यांग की सख्त नज़र उससे हटकर झोंग कुईजुन पर चली गई। झोंग कुईजुन ची यांग से बहुत बड़े थे, लेकिन ची यांग के तौर तरीकों में कुछ ऐसा था जो उसके अल्फामेल गुणों को दिखाता था। उसमें एक कुलीन व्यक्ति का ऐसा आभा मंडल था जिसे नज़रअंदाज करना मुश्किल था। जब झोंग कुईजुन की आंखें ची यांग की आंखों से मिली तो वो खुद को कहीं न कहीं कमतर महसूस करने से रोक नहीं पाए। मिलिट्री बेस में जितनी ऊंची रैंक होती है, उतना ही ज्यादा पावरफुल कोई होता है। कहने की जरूरत नहीं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ची यांग जिस मिलिट्री बेस से ताल्लुक रखता था, वो स्पेशल फोर्सेज टीम थी। इसलिए ची यांग का सामना करते समय अपनी उम्र का फायदा उठाना उसके लिए मुश्किल था। ची यांग ने कहा, कमांडर झोंग, झोंग कियान आपकी बेटी है और नुआनुआन भी। अब जब नुआनुआन मेरी मंगेतर है तो मुझे उम्मीद है कि आप एक पक्षपाती पिता नहीं बनेंगे और नुआनुआन को मुश्किल स्थिति में नहीं डालेंगे। पब्लिक में ची यांग हमेशा झोंग कुईजुन को अंकल झोंग कहता था, लेकिन इस बार उसने उन्हें ऐसा नहीं कहा और सीधे उनके रैंक से संबोधित किया। झोंग कुईजुन को ये बात पचाना मुश्किल लगा, लेकिन वो खुद को अजीब सी मुस्कान के साथ इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सका। फिर वो गुस्से से झोंग कियान की तरफ मुड़ा। कियान, तुम अभी भी ची यांग की गाड़ी के सामने क्या कर रही हो? अभी इधर आओ और खुद को शर्मिंदा करना बंद करो। झोंग कियान पहले से ही उस आदमी से डांट सुनकर बहुत शर्मिंदा थी, जिसे वो पसंद करती थी। अब झोंग कुईजुन भी उस पर चिल्ला रहे थे। उसके आंसू तुरंत बहने लगे और वो रोते हुए मैसराटी की तरफ भागी। फिर वो गाड़ी में चढ़ गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। जियांग शुवान ने कहा, नुआनुआन, ये सब कियान की गलती है। मैं उसे ज़रूर अच्छे से डांटूंगा, लेकिन वो तुम्हारी बड़ी बहन है और बेचारी ने अपनी माँ को खो दिया है। प्लीज़ बाद में अपनी बहन पर गुस्सा मत करना। जियांग शुवान की मुस्कान ऐसी लग रही थी जैसे अभी टूट जाएगी, लेकिन फिर भी वो मुस्कान के साथ स्थिति को संभालने में कामयाब रही। झोंग नुआनुआन मुस्कुराई। चिंता मत करो माँ, मैं उस पर गुस्सा नहीं करूंगी। जियांग शुवान ने झोंग नुआनुआन के बाल बिखेरे और कहा, ये हुई ना मेरी अच्छी बच्ची। ची यांग, बाद में गाड़ी चलाते समय ध्यान रखना। सुरक्षा पहले। ची यांग ने कहा, चिंता मत करो आंटी, मैं ध्यान से गाड़ी चलाऊंगा। इसके बाद मैसराटी धीरे धीरे चली गई। जब झोंग कियान ने पीछे के शीशे से उस जोड़े को एक साथ खड़े देखा, तो वो और भी जोर से रोने लगी। जब जियांग शुवान ने अपनी बेटी को फूट फूट कर रोते देखा, तो वो एक प्यारी माँ से एक ऐसी महिला में बदल गई जिसका चेहरा कठोर और माफ न करने वाला था। वो गुस्से से बोली, वो खुद को क्या समझती है? अगर हम उसे नहीं पालते तो क्या वो अब तक जिंदा रह पाती? वो अभी 18 साल की भी नहीं हुई है और सोचती है कि वो कुछ भी कर सकती है क्योंकि उसके पास एक आदमी है। यहाँ वो अपनी बहन के आदमी को पटा रही है। वो एक बुरी औरत है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। उनमें से कोई भी अच्छा नहीं है।